हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे स्टडी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज भी हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मार्च 2020 के शिफ्ट सेकंड का पेपर, ठीक है ना। टायर 1 है ये, और ये पेपर जो है 5 मार्च 2020 में हुआ था शिफ्ट सेकंड में। ये सेकंड का पेपर है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे गए थे। काफ़ी मदद मिलेगी आपको आगामी यानी कि 2021 में आने वाले पेपर को सॉल्व करने में, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन करते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यहाँ लिखा हुआ है सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 10, 60, 22 एंड 32 such that the number of numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between the numbers x plus 1 and 3x plus 1? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10, 16 और 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। ठीक है, संख्याओं x plus 1 और 3x plus 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दोनों चीज़ें समझनी है कि समानुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि 4 नंबर हमारे पास हैं A, B, C और D, और हमने बोला कि ये कैसे हैं प्रोपोर्शनल में, ये कैसे हैं प्रोपोर्शनल में। ये यहाँ पर लिखा है ना आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर हम ये कहें कि ये समानुपात में, इसका मतलब क्या है कि पहले दो का अनुपात बाद के दो नंबर्स के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि फर्स्ट 2 का रेशियो इक्वल टू होगा लास्ट 2 का रेशियो, है ना। तो ये होता है क्या, समानुपात। अगर पहले दो संख्याओं का अनुपात और दूसरी दो संख्याओं का यानी कि अगली दो संख्याओं का अनुपात आपस में बराबर में, तो वो समानुपात में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है कि एक निश्चित संख्या का मान जोड़ा जाता है तब, यानी कि 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है। मतलब x की कोई एक वैल्यू है, वो जब इसमें जोड़ी जाती है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हों। तो 4 संख्याएं समानुपात में कब होती है, तो हमें क्लियर हो गई कि पहले दो का अनुपात बाद के दो के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि x का कोई मान इसमें जोड़ना पड़ेगा तब ये समानुपात में होंगी। जैसे हमने बोला कि 10 प्लस x ये संख्या बनेगी और इसका अनुपात किससे, तो दूसरी संख्या आपकी 16 प्लस x। इसके बाद हम बोले यहाँ पर तीसरी संख्या आपकी 22 प्लस x और चौथी संख्या आपकी 32 प्लस x। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि x हमने इसमें जोड़ दिया, वो x का मान यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये समानुपात में है। तो पहले दो का अनुपात x का मान जोड़ने पर और बाद की दो का अनुपात x का मान जोड़ने पर कैसे होगा, बराबर में होंगे, तभी समानुपात में होंगे। ठीक है, तो वो x का मान यहाँ से निकालते हैं किस तरीके से। या तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम x की वैल्यू रख के देख लेंगे किस पर सेटिस्फाई होता है। 0 रखने पर तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 22 32 था तो 11 16 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 23 और ये 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 17। 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12 और यहाँ मिलेगा 18। 12 18 का मतलब क्या होगा, 4 दिया 12 या 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 9 18। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बोले 12 18 तो 6 दूनी 12 और 6 18, 2 और 3 का अनुपात मिलेगा। और आप यहाँ 2 रखेंगे तो 24 और यहाँ कितना जाएगा 34, तो भी आपको अनुपात नहीं मिलेगा। तो ऐसी वैल्यू सोच पाना यानी कि क्रम से या तो रख पाना है। आप 0 1 2 3 4 5 6 रख कर देखेंगे किस पर सेटिस्फाई हो रहा है, और नहीं तो सीधा क्या कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर 10 प्लस x इंटू क्या कर दीजिए 32 प्लस x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में हो जाएगा आपका 22 प्लस x, उसका मल्टीप्लाई किससे, तो आपका ये सर 16 प्लस x से कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा आपका 320 और ये आपका हो जाएगा 10x और ये आपका हो जाएगा 32x
और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार आप 16 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32 की 2, हासिल में 3, 16 दूनी 32 और 3 35, ये 352 हो जाएगा। ये आपका 16x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16x करना है यहाँ पर, तो पहले तो 16x लिख लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 16x, तो यहाँ पर आपने 16x लिख लिया। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x से तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 320 है, ये उस तरफ ले जाइए, और ये 32 और 10 कितना हो जाएगा 42x, और ये आपका 16 और 22 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 28 और 38, तो 38 इस तरफ ला दीजिए तो माइनस का 38x। ठीक है, बराबर में कितना 352 से माइनस कर दीजिए कितना 320। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। x का मान निकालना तो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि संख्या x + 1 और 3x + 1 के बीच का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको x का मान निकालना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 38 माइनस होगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 32 हो गया। तो x का मान यहाँ पर 8 है, x का मान कितना है 8 है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि दो नंबर का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। जैसे हम आपसे बोले कि हमारे पास दो नंबर हैं p और q। हमारे पास एक नंबर है क्या p और दूसरा नंबर है क्या q। दो नंबर है हमारे पास p और q, और आपको इनका क्या निकालना है मध्यानुपाती। क्या निकालना है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपाती कैसे निकलता है, तो ये निकलता है √p × q, यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दीजिए, उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मध्यानुपाती निकल आता है। अब इसीलिए हमें क्या करना था, x का मान निकालना जरूरी था। तो यहाँ से हमारे दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। तो पहली वैल्यू जो हमारे पास कितनी है x + 1, तो हमारे x + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप 8 रखेंगे और यहाँ पे आप 8 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो मध्यानुपाती निकल आएगा आपका यहाँ से कैसे, तो एक वैल्यू दो गई आपकी कितनी 9 √ में इंटू, अब 8 के लिए 8 की 24 और 1 25, तो ये कितना हो गया 25। 9 का वर्गमूल 3 होता है यानी कि स्क्वायर रूट, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये आपका कितना आ गया 15। तो फाइनली आपके जो दो नंबर्स थे x + 1 और 3x + 1, इनका मध्यानुपाती कितना निकला है 15। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी में दिया है, जिस प्रकार ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस x की वैल्यू के माध्यम से जो दो नंबर्स हैं जिनका मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है, उन दो नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। आप x का मान रखें, तो यहाँ पर x = 8 रखा, 8 और 1 9, यहाँ पर x = 8 रखा, 8 की 24 और 1 25। तो दोनों का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 15। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है द वैल्यू ऑफ 3/5 × 1/7/8 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 3/16 माइनस, फिर ब्रैकेट में है 3/1/5 डिवाइडेड बाय 4/1/2 ऑफ 5/1/3 into 2/1/2 + 1/2 + 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 इज। इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको बतानी है, इस पूरे टर्म का आपको मान बताना है। अब देखिए यहाँ पर वॉट मास लगेगा, क्या लगेगा आपका वॉट मास। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे वॉट मास, यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जहाँ ऑफ लगा है, ऑफ मतलब ओ का मतलब ऑफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई से, तो जहाँ भी ऑफ लगा है वहाँ हटा के आप उसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और वो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट के बाद। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर ऑर्डर में हम लिख लेते हैं भाई, इसी तरीके से जैसे दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है 3/5। थोड़े से भी स्टेप कम करते जाएंगे, उनको आप देखते जाना। जो होल वाले टर्म्स है, जैसे ये कितना हुआ 8 और 7 कितना 15 बटेगा, तो मल्टीप्लाई में हमने इसको डायरेक्ट एक स्टेप कम कर लिया 15/8
इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में समय बचाना है। डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, ये आपका हो जाएगा 4/3, 4/3। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा डिवीजन से पहले। तो ये आपका कितना है 3/16, ये कितना हो गया 3/16। फिर नेक्स्ट जो आपको दिया है ब्रैकेट का टर्म दिया है, तो चलिए ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पर 5 3 15 और 1 16, तो ये कितना हो गया 5 3 15 1 16/5 हो गया, 16/5। डिवाइडेड बाई डिवाइड का साइन लगा दीजिए। फिर आपका लिखा है 4 दूनी 8 और 1 9, ये आपका हो गया 9/2। ठीक है, ये 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो गया। आगे फिर ऑफ का साइन लगा है तो वहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 1 16, 16 में कितना 3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला टर्म खत्म हो गया। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, और डिवाइड कितना 1/4 हो जाएगा। ये पूरा टर्म हमने लिख लिया। जो आपके मिक्स फ्रैक्शन थे उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले जहाँ ऑफ लगा था पहले वो वाला मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑफ लगा था और अंदर ब्रैकेट में ऑफ लगा था, 2 जगह ऑफ लगा था, ठीक है। पहले वो मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफ साइड के, लेकिन पहले डिवीजन होगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3/5 एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 15/8 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 4 3 12। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। ये वाला ऑफ सॉल्व हो गया। तो ये आपका कितना आ गया 1/4 माइनस ब्रैकेट में देखिए आप ये 16/5। अभी आपको डिवीजन नहीं करना है क्योंकि ऑफ का मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा हुआ था, तो 3 से ये 3 बार कैंसिल और 2 से ये 8 बार कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया आपका 24। फिर इनटू में कितना है तो 5/2 है, प्लस 1/2। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1/8 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 1/2 ही बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 1/2 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई 15/8, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। नंबर जो भी होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, पलट जाता है। 1/24 होता तो 24 हो जाता, 24 है तो 1/24 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इनटू में कितना है तो ये 5/2 है। अभी देखिए 1/2 और ये भी 1/2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। इसके बाद आप देखिए 5 से ये 3 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, ऊपर कितना बचा 9 और ये बचे में कितना है अपॉन में 2 है, माइनस। अब आप देखिए 4 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 6 बार कट गया, तो ऊपर कितना आया 4 और नीचे कितना आया 30, ठीक है। और इनटू में क्या है 5/2 है, प्लस में क्या है 1 है। देखिए 5 से ये 6 बार फिर से कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 3 बार कट गया, तो फाइनली यहाँ कितना बचा 1/3। तो ये 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1, तो इसके अपॉन में कितना मान लीजिए 1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आएगा। 2 से 6 कटेगा यानी कि 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम 9 27 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगा है तो 3 से कटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये 6 से 6 बार कटेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखिए कि माइनस का 2 प्लस के 6 में से माइनस होगा, प्लस का 4 बचेगा। 4 और 27 कितना हो जाएगा 31, 31 बटे में कितना आ जाएगा 6, 31 बटे में 6 आ गया, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आंसर देना है तो 6 पंचे 30 और 1 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5 सही 1/6। तो ये आपको दिख रहा है 5 सही 1/6 ऑप्शन डी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या है आपका आंसर हो जाएगा। भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है,
बोर्ड मास प्रिंसिपल फॉलो है, तो सिंपल तरीके से आपको करना है, इसमें कोई भी लॉजिक आपके नहीं लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ABCD। ABCD के बारे में कुछ बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच साइड्स AD and BC are produced to meet at P and sides DC and AB meet at Q when produced if angle A is equal to 60 degree and angle ABC is equal to 72 degree, then angle DPC minus angle BQC आपको फाइंड करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें भुजाएं AD और BC को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, AD और BC को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जाने पर ये बिंदु P पर मिलती हैं, और भुजाएं DC और AB को आगे बढ़ाए जाने पर ये बिंदु Q पर मिलती है। यदि कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण ABC बराबर 72 डिग्री हो तो कोण DPC माइनस कोण BQC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले आप समझ लें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और सबसे खास बात इसकी क्या है कि इसके विपरीत कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए हम बात करें कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, तो यहाँ पर हमने नाम दिया ABCD, जिस प्रकार से नाम दिया हमने ABCD। इस तरीके से थोड़ा सा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इस प्रकार बोला गया है कि आप AD को बढ़ाते हैं, BC को बढ़ाते हैं तो वो आगे आपको P पर मिलते हैं, और जब आप DC और AB को बढ़ाते हैं तो वो Q पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम पॉइंट नाम दें तो ये हमने नाम बोला A B, ये आपका C हो गया, और ये D बिंदु हो गया, ये आपके 4 बिंदु हो गए साइक्लिक और क्वाड्रिलेटरल के। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि किसको बढ़ाते हैं भाई, इन्होंने बोला AD, तो ये AD है और ये BC है। तो AD और BC को जब हम आगे की तरफ सीधा बढ़ाते हैं तो ये कहीं जाके आगे मिलते हैं, तो ये कहीं जाके आगे एक बिंदु पर मिलते हैं, ये कहीं जाके आगे एक बिंदु पर मिलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा कम पड़ गया है, थोड़ा सा चलिए इसमें करेक्शन कर लेते हैं एक बार। देखिए AD और BC को जब आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहीं जाके मिलते हैं, तो इस प्रकार मिला दीजिए इनको, ठीक है। तो ये किस बिंदु पर मिलते हैं, तो ये बिंदु P पर मिलते हैं। ध्यान रखना ये यहाँ पर तिरछी नहीं है रेखा, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 180 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार अगर आप DC और AB को, DC ये है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और AB को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये किस बिंदु पर मिलते हैं, ये Q बिंदु पर मिलते हैं, ये Q बिंदु पर मिलते हैं। अब आपको इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि एंगल के बराबर 60 डिग्री, ये वाला कोण आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक। इसके अलावा एंगल ABC, ये वाला एंगल कितना दिया है, ये आपको 72 डिग्री दिया है, ये कितना दिया, 72 डिग्री। तो आपसे एंगल DPC, अब देखिए DPC यानी कि ये वाला एंगल, इसको हमने x नाम दे दिया, ठीक है, और एंगल BQC इसको हमने y नाम दे दिया। तो इनका डिफरेंस आपको बताना है, यानी कि एंगल DPC माइनस एंगल BQC, जिसको हमने कितना माना, x माइनस y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि x और y आपको एंगल निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। हमने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि विपरीत कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप बताइए ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाली रेखा हमने आपसे बोला था स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा यहाँ पर, तो ये आपका 120 होगा। और अगर ये 120 है तो पूरी एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये वाला कोण कितना बचा इस वाले ट्रायंगल DPC में, तो आप कहेंगे सर ये भी 60 डिग्री हो गया,
ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। इसी प्रकार अगर ये 72 है तो ये कितना बचा आपका, तो आप कहेंगे सर ये 108 बचा, 108 और 72 180 हो जाएगा। तो ये वाला कितना बचा, तो ये भी आपका 72 हो गया, ये भी कितना हो गया 72 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कंक्लूजन जो निकल रहा वो कंक्लूजन शानदार निकलेगा, वो कंक्लूजन जो है वो शानदार निकलेगा, उस कंक्लूजन को समझिए। अब आप ट्रायंगल देखिए, अब त्रिभुज डीपीसी देखिए, त्रिभुज डीपीसी में, त्रिभुज डीपीसी में अगर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण हमने निकाल दिए, एंगल पीटीसी निकाल दिया और एंगल पीसीडी निकाल दिया, ये 72 और ये 60 है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 7 × 6 13 132। 132 अगर हम माइनस कर देते हैं 180 में से, तो एंगल डीपीसी यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो आप बताइए आपको 132 माइनस करना है, तो 32 में 8 जुड़िए तो कितना 40 यानी कि 48 डिग्री। तो आपका ये एंगल कितना आ गया 48 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 48 डिग्री, जिसको हमने क्या बोला था एंगल डीपीसी। तो एंगल डीपीसी यानी कि एक्स बराबर 48 डिग्री आ गया। अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि रिजल्ट क्या निकला कि ये जो दो कोण थे ये पूरा त्रिभुज ही बन रहा था ना। तो अगर ये चीज भी हम नहीं करते, यानी कि ये हमने जो लगाया ना विपरीत कोणों का योग 180 होता है और ये 108 बचा, तो ये पूरी एक रेखा 180 बनाती है, तो ये 72 बचा। इसी प्रकार विपरीत कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 60 है तो ये 120 हुआ और एक पूरी रेखा 180 बनाती है तो ये 120 है तो ये 60 हुआ। अगर हम ये चीज भी नहीं करते तो आप ये बड़ा वाला अगर ट्रायंगल देखते, ट्रायंगल कौन सा एपीबी, एपीबी अगर ट्रायंगल देखते तो दो कोण आपके कितने हैं 60 और 72। अगर 60 और 72 है दो कोण, तो ये तीसरा कोण कितने आप अपने आप क्या निकला था 60 और 72 कितना हो गया 132। तो तीसरा कोण यानी कि जो आपका कोण पी है वो आपका 48 निकला था। अब यहाँ से अगर बात समझ में आ गई तो अब हमें कोई 180 माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अब देखें कौन सा त्रिभुज, अगर हम देखें त्रिभुज डी क्यू एम, डी क्यू एम, त्रिभुज डी क्यू एम में अगर हम देखें तो आप देखिए ये वाला कोण 60 है और ये कितना है 108 है। दो कोण हमारे पास 60 और 108 कितना हो गया 168। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा y, 180 में से माइनस कर दीजिए। कि y हमें किसको माना था BQC को, तो BQC, ये एंगल BQC आ जाएगा कि नहीं आपका, BQC मान लीजिए या BQC नाम दे दीजिए या DQA नाम दे दीजिए, बात एक ही है, एंगल वही बन रहा है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 और 60 कितना हो गया 168। 168 में 2 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 72, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 12। कितनी आ गई वैल्यू 12। अब दोनों एंगल हमें आ गए और x और y का डिफरेंस निकालना है, तो 48 माइनस कितना कर दीजिए 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री के आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल तरीके से बनाइएगा। आपको पहले दो कोण दिए हैं, इनका योग 180 में से माइनस करिए, x आ जाएगा। इनके विपरीत कोण निकाल लीजिए, इनका एक ही विपरीत, इसका विपरीत निकाल लीजिए 72 का। ये दो कोण हो गए तो 180 में से फिर माइनस कर दीजिए इनका योग, तो आपका ये पाई आ जाएगा। तो आप एक स्टेप में ही इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टेबल पर बेस्ड है। यहाँ बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2070 एंड ये तो क्वेश्चन आगे है। पहले हम देखते रहे कि डेटा टेबल में डाटा किस चीज का दिया है, टेबल तो पढ़ लो। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द सेल इन थाउजेंड्स ऑफ कार्स बाय 4 कंपनीज A, B, C and D in sequence. Study the table and answer the questions that follow. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न तालिका 4 कंपनियां A, B, C एवं D द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री हजारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए भाई, ये तालिका आपसे कह रही है, ये कह रही है कि यहाँ पर 6 वर्षों में 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में कंपनी ए, बी और सी और डी 4 कंपनियों द्वारा क्या बताती है भाई, ये बोलती है कि 4 कंपनियां इनके द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री बता रही है हजारों में। मतलब कंपनी ए ने 2013 में कितने हजार कारें बेची, 2014 में कितनी हजार कार बेची,
2015 में कितनी कार बेची। इसी प्रकार कंपनी बी ने 2013 में कितनी बेची, 2014 में, 2015, 2016, 2017 में। इसी प्रकार सी और डी ने कितनी कितनी कारें हर साल बेची, उनकी संख्या को हजारों में दर्शाती है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ऐसे डेटा में हजार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमने जितने भी अभी तक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो लाखों में, टन में भी होते थे तो हम टन का, लाखों का इस्तेमाल नहीं करते थे, केवल इसी डेटा से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2017 एंड कंपनी 2013 is what percent of the total number of cars sold by all four companies in 2013 and 2016 correct to one decimal places। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपनी ए द्वारा वर्ष 2017 में और कंपनी सी द्वारा वर्ष 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या। पहले तो आप देख लीजिए कि कंपनी ए द्वारा वर्ष 2017 में कितनी बेची गई, तो कंपनी ए को अंडरलाइन कर लीजिए और उसके 2017 में कितनी बेची गई उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कंपनी ए द्वारा वर्ष 2017 में और कंपनी सी द्वारा वर्ष 2013 में, तो कंपनी सी को अंडरलाइन कर लीजिए और उसने कितनी 2013 में, तो 2013 में कितनी बेची, ये कारें बेची। ठीक है, तो पहले तो इनका डेटा आप लिख लीजिए। तो हमने बहुत बात की यहाँ पर ए और सी दो कंपनियों की, तो ए और सी ने कितनी कितनी बेची देखिए। 2017 में ए ने बेची कितनी 52 और 2013 में ए जब कंपनी सी ने बेची 65, यानी कि टोटल कितने हजार बेची, तो 7 और ये 117,000 बेची। ठीक है, 117,000 कारें बेची। अब इन्होंने बोला है कि सभी चार कंपनियों द्वारा, यानी कि ए बी सी और डी, सभी चार कंपनियों द्वारा वर्ष 2013 और 16 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब ये जो 117,000 है वो सभी चार कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये 2013 है, ये 2013 है और ये 2016 है, और 2013 में सभी कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या ये है और 2016 में सभी कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या ये है। इन सबको आपको क्या करना है, पहले प्लस करना है, देखना है कि टोटल कितनी कारें बेची 2013 और 2016 में कुल मिला के चारों कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों कंपनियों का डेटा निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों कंपनियों का एक साथ हम डेटा ले लेते हैं। 2013 में हम बात करें तो 45,000 प्लस फिर 63,000 प्लस उसके बाद 65,000 प्लस उसके बाद 67,000, ये 2013 में चारों कंपनियों ने बेची जितनी कारें उनकी संख्या हो गई। 2016 में अगर हम बात करें तो 72,000 कंपनी ए ने बेची, 58,000 कंपनी बी ने बेची, 70,000 कंपनी सी ने बेची और 63,000 कंपनी डी ने बेची। इन सबका सम करके फिर से आपको टोटल लगाना पड़ेगा। तो देखिए इन सबका 2000 इसका डेटा है 2013 का, ये डेटा किसका है 2013 का सभी चार कंपनियों का, और ये 2016 का सभी चार कंपनियों का डेटा है। तो चलिए जोड़ देते हैं, 10 की जीरो हासिल में 1 चंदनी 12 1 13 130 प्लस इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ये 5 हो जाएगा और 6 7 13 हो जाएगा 135 प्लस 8 3 11 की 1 हासिल में 1 हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा 131 प्लस ये आपका 7 हो जाएगा, ये 7 4 11 हो जाएगा 117। इन सबको प्लस कर दीजिए तो ये 2013 और 16 में कितना कारें बेची गई टोटल संख्या निकल आएगी। तो देखिए 0 5 5 और 1 6 7 13 की 3 हासिल में कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, 1 और 3 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 503,000 टोटल गाड़ियाँ बेची गई। अब आपको ये बताना है कि 2000 जो आपकी बात कर रहे थे किसकी, कंपनी ए की और कंपनी सी की, कब की बात कर रहे थे 2017 और 2013 में। कंपनी ए और सी ने जो कारें बेची वो टोटल 2013 और 2016 में चारों कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब ये जो 117 है वो 503 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 117 503 का कितना प्रतिशत है और दशमलव के कितने स्थान तक बताना है
तो एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात कर लेते हैं, किस नंबर से कट रहा है वो नंबर आप देख लीजिए। अब हम दशमलव के स्थान तक निकालने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू भी आप कर सकते हैं। 117 है, 13 से कट रहा है नीचे, लेकिन संख्या 13 से नहीं कट रही, तो बस आपके पास एक ही विकल्प है कि 11700 कर दीजिए और इसको डिवाइड करिए किससे, 503 से। और इसमें भी आप किसकी मदद लीजिए, ऑप्शन की। ऑप्शन देखिए सभी 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 बार तो भाग जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 बार भाग देते हैं। 2 बार भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1006 हो जाएगा, 1006 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो आप कहेंगे सर 4 बचा, 1 जाएगा 7 में से तो 6 बचा, यहाँ पर कितना 1 और ये 0 हो गया। अब आप देखिए 3 भी है, 5 भी है, 4 भी और 3 भी है, लेकिन अगर आप 5 करते हैं तो ये 2500 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 करते हैं तो ये 2000 हो जाएगा, तो भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं 1640 है, यानी कि 3 बार भाग जाएगा। तो यानी कि अब ये बात कंफर्म हो गई कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और बी कट गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 बार जब आपने भाग दिया तो 3 के 9, 0 3 पंजे 15, 1509 आ गया। 10 में से 9 जाएगा, 1 जाएगा तो 3 और यहाँ पर 1 जाएगा तो 1, ये आपका आ गया 131। अब 131 आ गया तो दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। अब आप बताइए 1300 है, ये कितना है 1300 और दशमलव के एक स्थान तक बता रहा है। अब आप 5 गुनी 10 करते हैं यानी कि ये 1006 हो जाएगा, ये 1300 3 बार करेंगे तो 1500 ऊपर निकल जाएगा, मतलब 23.2 समथिंग आएगा। फिर आगे भी भाग देंगे तो कुछ और संख्या आएगी, तो उससे एक स्थान तक लेना है, तो 2 में 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 3। तो आपका जो आंसर है वो 23.3 है, यानी कि ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर होगी बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। काफी विस्तार से और काफी आराम से समझ रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए चीजें और दिमाग के उस कोने में जाकर बैठ जाएं कि कभी बाहर ना निकलें और आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर बना रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं।